मेरा नाम भूमि है। हम 3 कमरों के चाची के घर में रहते थे, जो हमेशा ताना देती थी। पापा दर्जी का काम करते थे। उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था। वह कपड़े सिलते सिलते प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी। मेरे चाचा ने मेरी माँ के जेवर और पापा के दर्जी की सिलाई मशीन बेचकर दुबई चले गए थे। मेरे पापा ने दूसरे सिलाई मशीन खरीद ली थी। कुछ सालों में चाचा ने बहुत पैसे कमा लिया था। बड़ा घर और बड़ी गाड़ियाँ और ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश बोलते थे और हर ओकेजन पे घूमने जाते थे। और हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी चाची जब भी मेरे घर आती तो कहती हैं, भूमि तुम भी पढ़ लिया कर, कुछ बन जाना ताकि तुम पर हमें एहसान ना करना पड़े। इस तरह वह ताने कसती, लेकिन हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चाचा के घर पार्टी थी तो मैं और पापा गए हुए थे। दरवाजे पर ही चाची ने कहा, जूते यहीं उतार दो। पापा ने कुछ नहीं कहा और वह एक पल मेरे दिल में चुभ सी गई थी। और मैंने सोच लिया कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि चाची भी हमारे दरवाजे पर जूते उतारने पर मजबूर हो जाएगी। मेरे पापा हर संडे उनके घर कुछ फल या सिलाई के कुछ कपड़े भेज देते थे, तो मैं मना करती कि वह हमें ताने देते हैं, आप उनकी बात क्यों सुनते हैं। तो पापा कहते हैं, रिश्ते गुस्से से नहीं फर्ज से निभाए जाते हैं। एक दिन चाचा के घर एक फंक्शन था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो चाची ने कहा, हमें नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आ जाओगे। तुम जैसे रिश्तेदारों के आने से हमारे मेहमानों के सामने हमारा इंसल्ट होता है। ऐसा सुनकर माँ हम लोगों को घर लेके चली आई। तब उस दिन मैंने फैसला किया कि हर बेइज्जती, हर निगेटिविटी हमारी सीढ़ियाँ बनेगी और मैं सरकारी में पढ़ाई करके भी मुकाम हासिल करूंगी। मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी, उनके पास बीए की पुराने बुक हुआ करते थे। मैं वहीं पढ़ने चली जाती थी क्योंकि वह मेरी पढ़ाई में मदद किया करती थी और साथ ही मैं आईपीएस बनने की तैयारी कर रही थी। मेरी दोस्त पूछती कि तुम क्या बनना चाहती हो। मैंने कहा मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। तो वह कहती, यह तो बड़े लोगों का सपना है, क्या तुम यह अपना सपना पूरा कर पाओगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। मेरे दोस्त के पिता रिटायरमेंट ऑफिसर थे। वह भी मेरी पढ़ाई में मदद किया करते थे क्योंकि उनको पता था कि मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ती है और उसके स्कूल में लाइब्रेरी भी है। अगर तुमको कोई बुक चाहिए हो तो तुम उसे बता देना। मैं ऐसा ही किया करती थी, जिसकी वजह से मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अपना सपना ज़रूर पूरा कर पाऊंगी। मैंने आईपीएस परीक्षा के फॉर्म भर दी थी, जिसकी तैयारी मैं पूरे लगन से कर रही थी। मैं माँ पापा को दिलासा देती कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दूंगी। एक दिन मेरी चाची की बेटी जानवी मेरे पास आई और बोली, तुम बुक्स लेकर क्या करती हो, तुम तो झाड़ू पोछा करने के लायक हो, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे पल्ले कहाँ पड़ने वाली। चाची के साथ साथ चाची के बच्चे भी हमें ताना दिया करते थे। मैंने कहा, तुम इंतजार करो, मैं बर्तन भी धो दूंगी और तुम्हारा सोच भी। इतना कह के मैं वहाँ से चली गई। मैं दिन के साथ साथ रात को भी पढ़ाई किया करती थी। चाची की बेइज्जती दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। वह बात बात पर ताना दिया करती थी। चाची के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अब हमें बहुत तंग करने लगे थे। मैंने पापा से कह दिया कि मैं इस माहौल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। क्या हम यहाँ से बाहर शहर में चल सकते हैं, जहाँ मेरी आईपीएस की परीक्षा होगी। पहली बार मेरे पापा ने मेरी बात पर हामी भर दी। मेरे पापा ने अपना सिलाई मशीन और वह दुकान बेच दिया। जब मेरी चाची को पता चला हम शहर जा रहे हैं तो वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो। पापा ने छोटा सा जवाब दिया, कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तब चाची ने कहा, तुम वहाँ पढ़ने जा रही हो या अपने सपनों के पीछे भागने। पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया और हम शहर में आ गए। यहाँ का माहौल नया था, लेकिन पढ़ने का जुनून वही था। हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया था। अभी मेरे एग्ज़ाम शुरू होने में 5 महीने बाकी थे। तब तक मुझे यहाँ तैयारी करनी थी। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े बहुत पैसे आया करते थे। दिन के साथ साथ मैं पूरी रात पढ़ाई करती थी। यहाँ हमें थोड़ी तो परेशानी होती थी क्योंकि शहर में रहना कोई आम बात नहीं है। कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की सुनैना से हुई
वह बड़े अफसर की बेटी थी, वह भी पूरे मन से पढ़ाई किया करती थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास सारी तरीके की सुख सुविधा है, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? और बोली, क्योंकि मुकाबला सिफारिश से नहीं जीता जाता, मेहनत से जीता जाता है। मेरी पढ़ाई में लगन देकर वह मुझसे कहती, तुम तो परफेक्ट हो यार, तुम जरूर परीक्षा पास करोगी। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ स्टडी करने लगे। इसी बीच पिताजी ने अपना सिलाई का दुकान भी खोल लिया। मैंने कहा, पिताजी आप यहाँ किसका कपड़ा सिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि बगल में एक घर शादी है, उसे घर के कपड़ा सिलाई करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना सिलाई करना शुरू कर दूं, जिससे पैसे आएंगे और तुम्हारी पढ़ाई में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने पिताजी से कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए। कुछ पैसे ट्यूशन से आते थे तो कुछ सिलाई से आ जाते थे। अब हमारी जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन इसी बीच पिताजी को खबर मिली कि चाची का बेटा अफसर बन गया है और इसी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है और हमें नहीं बुलाया। शायद शहर में हम उनसे दूर थे। पिताजी की ना बुलाने की वजह से पिताजी बहुत खामोश हो गए थे। रात का खाना भी पिताजी ने ठीक से नहीं खाया। अगले दिन चाचा का बेटा फंक्शन का हर फोटो इंटरनेट पे डाला था, जिसमें वह सब बहुत खुश लग रहे थे। मेरी दोस्त प्रियंका ने बताया कि पार्टी में बहुत लोग आए थे। तुम क्यों नहीं आए? तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था क्या? सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। उसके इस बात पर मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने माँ को देखा तो वह कमरे में उदास बैठी थी। मैंने उनसे उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी चाची पार्टी में हमें इनवाइट कर लेती तो क्या हो जाता। तुम्हारे पापा कितने उदास हो गए हैं। शुरू में जब तुम्हारे चाचा दुबई नहीं गए थे तो उनका सहारा हम ही थे और आज हम उनके लिए पराये हो गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब हमारा एकेडमी बंद होने वाला था क्योंकि हमारी परीक्षा का दिन नज़दीक आ गया था। एक खामोशी जो पिताजी के जुबान पे आ चुकी थी। वह पहले जैसे नहीं थे। काम करते करते रुक जाते, जैसे कुछ याद कर रहे हो। मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ता ही जा रहा था। अगली सुबह पिताजी जल्दी उठ गए थे। मैं पिताजी के पास गई और उनसे कहा, पिताजी मेरी तैयारी शुरू हो गई है, फिर आपको हार नहीं मानना है। पिताजी के आंखों में नमी थी और वह डर था जो चाची और चाचा के दूर करने से था। उस दिन से मेरी रूटीन बदल गया था। मैंने अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया था और फिर परीक्षा का दिन आ गया। मैं पूरी परीक्षा की तैयारी मेहनत से की थी। एग्जाम खत्म हुआ, अब रिजल्ट का इंतजार था। मैं जानती थी कि मेरे कामयाबी का मेरे माता पिता के अलावा किसी को इंतजार नहीं है। रिजल्ट आया तो मेरे आंखों में शुक्र के आंसू थे। मैं पूरे देश में 800 की श्रेणी में आई थी। मुझे कामयाबी हासिल हो गई थी। मेरी मेहनत रंग लाई थी। मेरे माता पिता को हौसला मिल चुका था। मुझे आईपीएस ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया गया था। मैं घर आकर जब यह खबर अपने माता पिता को सुनाई तो वह फूले नहीं समा रहे थे और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे, जो मेरी ताकत थी। अब इंटरव्यू बाकी था और उसका भी समय आ गया। इंटरव्यू में मुझसे सवाल जवाब किए गए। मुझे अफसर चुन लिया गया था। मैं घर जाकर पिताजी से कहा, पिताजी अब आपको अपने कमजोर हाथों से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी ने वह हासिल मुकाम कर लिया जिसकी आप अपने सपने देख रहे थे। वह ना जाने कैसा लम्हा था जो हम तीनों फूट फूट के रोए थे। अब बाकी थी हमें अपने शहर आने की। हम जब वहां पहुंचे तो हम वहीं अपने छोटे घर में आ गए थे। अब मेरा दिन था। मैं वहां आईपीएस ऑफिसर बन के लौटी थी। वहीं शहर में एक बड़ा फंक्शन था जहां चाचा के बेटे मोहित को भी इनवाइट किया गया था। कुछ सरकारी नेता और बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार भी इनवाइट थे। शाम को जब हम उस फंक्शन में पहुंचे तो वह बहुत बड़ा होटल था। दरवाजे पर भीड़ थी और सिक्योरिटी भी सख्त थी। हम अंदर गए। कुछ लोगों ने हमें पहचान लिया था और कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे, और जिन्होंने हमें पहचान लिया था उनके चेहरे पर हैरानी छुप रही थी। उन्होंने फौरन गार्ड का इशारा किया और कहा कि इन लोगों को यहाँ से फौरन बाहर निकालो। गार्ड पास आया। पिताजी ने कदम पीछे हटा लिया, पर मैं वहीं खड़ी रही। उनमें से एक गार्ड ने मुझे पहचान लिया और कहा, मैडम आप यहाँ कैसे? हमें तो नहीं बताया गया था कि आप भी यहाँ आ रही हैं।
सारे गार्ड ने सैल्यूट किया। फिर भरी महफिल में शोर मच गया कि आईपीएस ऑफिसर मैडम आई हैं। सारे लोग आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। मोहित भी बड़बड़ा रहा था, यह कैसे बकवास है, यह आईपीएस कैसे बन सकती है। तभी मोहित ने आगे बढ़ के कहा, तुमने तो हमें बताया भी नहीं। तो मैंने कहा, तुमने मौका ही कहाँ दिया। सारे लोग हमें ही देख रहे थे। सारे लोग बातें कर रहे थे कि यह वही लोग हैं जो इतनी गरीबी में जी रहे थे और इनकी बेटी आज आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। वहाँ के सभी लोग मेरे और मेरे माता पिता की तस्वीर लेने लगे और सब कहने लगी कि यह वही आईपीएस ऑफिसर है। चाची बार बार अपने आंखों को अपने हाथों से मल रही थी, जैसे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन सकती हूँ। पिताजी और माँ काफ़ी खुश थे क्योंकि जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए थी वह अब उनको मिल रही थी। वहाँ एक ऑफिसर भी थी जो हमें अच्छे तरीके से जानती थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे गर्व है कि तुम एक छोटे से घर से निकल के इस पार्टी में शामिल हो। पार्टी के बाद हम घर आए और मोहित मुझे पूछने लगा कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकती हो। मैंने कहा कि तुमने कभी मुझे देखने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह से कामयाब हो रही हूँ। और फिर चाची भी हमारे घर आई। वह हमसे कहने लगी, बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी और तुम सबको इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए था और ना ही समझना चाहिए। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और अगले दिन मैं ऑफिस पहुंची। टेबल पे एक फाइल रखी हुई थी मोहित की, जिसकी बिहेवियर और शिकायतों पर जांच रखी गई थी। मैंने एक नज़र फाइल पर देखा। अब यह मेरा काम पर्सनल नहीं था, सरकारी तौर पे बन गया था, तो मुझे पूरे मन और लगन से करना था और इसके साथ भी अपना ईमानदारी भी दिखानी थी। मैं शाम को कमिश्नर साहब के पास फ़ोन की और कहा कि आपने जो फाइल रखे थे मैंने वह तैयार कर दिए हैं, मैं आपको ईमेल भेज देती हूँ। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यह मामला बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई गैर कानूनी काम लगे तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें एक्शन लेना है। मैंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक्शन लूँगी। मेरे इस बात पर सर बहुत खुश हुए और फ़ोन कट हो गया। मैंने ईमेल भेज दी। अगले दिन वह मेरे ऑफिस में हाजिर था। अंदर जाकर कुछ कहने से पहले कुर्सी पर बैठ गया और कहा, भूमि तुमने ऑफिसर को रिपोर्ट भेज दी। मैंने कहा, मैं किसी की बहन, बेटी या कजन से पहले एक ऑफिसर हूँ जिसकी ईमानदारी मैंने दिखाई है। वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, लेकिन आज पता चला कि ताकत क्या होती है। ताकत का नाम जिम्मेदारी होता है। मैंने कहा, अगर तुमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज यहाँ पर नहीं होते। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और कहा कि मैं कमिश्नर से भी माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकालो। मैंने कहा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जिसकी तुमने अपराध किया है, जिसकी नुकसान किया है। शाम को मैं घर पे थी। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो चाची थी। वह घबराई हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे बच्चे को प्लीज़ माफ़ कर दो और मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने अपने ईगो को साइड में रखा और कहा कि तुम्हें अपनी इज्जत पाने के लिए सिफारिश ही नहीं, इंसान भी बनना होगा। अब वह रिश्तेदार जो कभी हमें पूछते भी नहीं थे, वह अब हमें इनवाइट करने लगे थे। चाचा और चाची ने पापा और मम्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि अपनी बेटी से कहो कि वह हमारे बेटे को बचा ले, सब उसी के हाथ में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा ने कहा कि अपना ईगो साइड में रखो, वह अपना ही परिवार है, उसे एक मौका दो, वह विश्वास पे खड़ा जरूर होगा। मैंने कमिश्नर साहब से बात की, उसे एक मौका दिया गया। अब जो लोग हमें कमज़ोर समझते थे और गरीब समझ रहे थे, वह अब हमें पूछने लगे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।